नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 21 जो कि चैप्टर है आपका इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर के बारे में फ्रेंड्स का शार्ट नोट करेंगे। और चैप्टर नंबर 21 फ्रेंड्स बहुत बड़ा है, तो इसलिए इसके शार्ट नोट्स को हम दो पार्ट में कवर करने वाले हैं। वैसे तो शार्ट नोट ना शार्ट होना चाहिए, पर फिर भी चैप्टर बहुत बड़ा है। आई थिंक सबसे बड़ा चैप्टर यही है, दैट्स वाई इसको दो पार्ट में हम कवर करने वाले हैं, शार्ट नोट को भी। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि बैंकिंग क्या होती है, बैंकिंग की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स को भी, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक, ये सारी बातें भी हमें यहाँ पर करनी है। शार्ट नोट्स है तो इसलिए हम ब्रीफली पढ़ते हुए निकल चलेंगे। सो व्हाट इज बैंकिंग? बैंकिंग इज क्लासिकली डिफाइंड इन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, यानी कि बैंकिंग को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में डिफाइन किया गया है। और इस एक्ट का सेक्शन 51B कहता है बैंकिंग इज द एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक रीपेबल ऑन डिमांड आर अदरवाइज एंड विड्रॉवल बाय चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर आर अदरवाइज। तो सेक्शन 51B कहता है कि बैंकिंग का मतलब होता है जनता से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, जो कि डिमांड पर हो सकता है, जनता से जो पैसा लिया डिमांड पर देना पड़े या दूसरे तरीके से समय पर देना पड़े। और पैसे को विड्रॉ करने के लिए चेक, ड्राफ्ट या ऑर्डर या और कोई तरीका अपनाया जा सकता है। साथ ही साथ में जो पैसा आपने एक्सेप्ट किया है उसका उद्देश्य क्या है? फॉर पर्पज ऑफ लेंडिंग आर इन्वेस्टमेंट। जो भी बैंक ने पैसा जनता से एक्सेप्ट किया है, डिपॉजिट लिया है, उसका उद्देश्य है लोन देना या इन्वेस्टमेंट करना। तो फ्रेंड्स, इसे ही बैंकिंग कहा जाता है। डिपॉजिट जो जनता से हम लेते हैं वो दो तरीके का हो सकता है, डिमांड डिपॉजिट और दूसरा टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट को ही टर्म डिपॉजिट भी कह देते हैं। डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट दोज डिपॉजिट्स फॉर व्हिच डिपॉजिटर्स कैन डिमांड रीपेमेंट एनी टाइम। तो डिमांड डिपॉजिट मतलब जब डिमांड करेगा तो हमें पैसे देने पड़ेंगे, तो वो डिमांड डिपॉजिट हो गया। और टाइम डिपॉजिट जिसमें एक फिक्स टाइम रहता है, 2 साल बाद, 3 साल बाद, है ना। तो डिमांड डिपॉजिट में अगर आप देखें तो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट आ जाता है। और टर्म डिपॉजिट या इसमें TD ही कह देते हैं, FD कह देते हैं, RD कह देते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। टाइम डिपॉजिट में डिपॉजिट व्हिच आर प्लेस्ड इन बैंक फॉर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम एंड रीपेबल टू डिपॉजिटर ओनली ऑन मैच्योरिटी डेट। तो ऐसा डिपॉजिट जो फिक्स समय के लिए होता है और मैच्योरिटी पर ही पेबल होता है, उसे ही टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट कह सकते हैं। एडवांसेस दैट बैंक एक्सटेंड टू देयर कस्टमर्स आर मेनली 2 टाइप। जो लोन बैंक द्वारा दिया जाता है वो 2 तरीके का होता है, पहला फंड बेस्ड और दूसरा नॉन फंड बेस्ड। फंड बेस्ड में पैसा दिया जाता है, पैसे रुपए दिए जाते हैं। कार का लोन करवा लीजिए, फंड बेस्ड हो गया। लेकिन बैंक गारंटी ले लीजिए तो उसमें पैसा नहीं जाता, उसमें सिर्फ वादा जाता है, कागज़ पर लिखा पढ़ी जाती है, तो उसे नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी कह देते हैं। तो फंड बेस्ड फैसिलिटी रीपेबल ऑन डिमांड लाइक डिमांड लोन, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, वेयर एज टर्म लोन्स आर दोज एक्सटेंडेड फॉर प्रोक्योरिंग कैपिटल आइटम इक्विपमेंट लाइक प्लांट एंड मशीनरी एंड व्हिच आर contracted to be repaid only in periodical installments or at the end of period of the loan। मतलब अब भाई लोन जो होते हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं, ऑन डिमांड पेमेंट वाले या फिर जो है टर्म लोन वगैरह। ऑन डिमांड मतलब तो जैसे आपका डिमांड लोन में आ जाता है भाई, डिमांड लोन हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया, कैश क्रेडिट, मतलब जब आपका मन करे तब पैसा निकाल लीजिए, कोई किसी से हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं, एक बार आपने OD करवा ली, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये फिर दूसरे हो सकते हैं भाई, हमारे जो है टर्म लोन होते हैं। दूसरे कौन से? टर्म लोन। टर्म लोन मतलब कुछ सर्टेन टर्म के लिए 5 साल, 6 साल, 2 साल, 10 साल ऐसे के लिए होते हैं और इसमें EMI बांधी जाती है। नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज की अगर हम बात करें, बैंक डज नॉट एक्चुअली प्रोवाइड हार्ड कैश बट इन्हेंसेस द क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ देयर कस्टमर। यहाँ पर बैंक जो है एक्चुअल में कैश नहीं देता, आपको हार्ड कैश नहीं मिलेगा, 1 पैसे का नकदी नहीं मिलेगी, बल्कि आपकी क्रेडिट वर्थीनेस, आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह इशू कर दिया बैंक ने, बैंक गारंटी दे दी, बिल्स को एक्सेप्टेंस वगैरह कर दिया, तो ये सारी की सारी आपकी नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज होती हैं। हिस्ट्री की अगर हम बात करें, इतिहास कैसा रहा है, कैसे कैसे बैंकिंग हमारे देश में आई है, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैंक ऑफ हिंदुस्तान इन ईयर 1770, 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान कलकत्ता में बनता है और इसी के साथ में फॉर्मल इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की शुरुआत हो जाती है। बाद में ये 1882 में बंद हो जाता है ये बैंक, लेकिन शुरुआत इसने
कर दी थी। इसके बाद में देयर वर वेरियस बैंक दैट इमर्ज आफ्टर हिंदुस्तान बैंक सच एज जनरल बैंक ऑफ इंडिया, अवध कमर्शियल बैंक। हाउएवर दीज बैंक्स वर आल्सो नॉट एबल टू कंटिन्यू फॉर लॉन्ग, यानी कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान तो बन ही गया था, उसके बाद में जनरल बैंक ऑफ इंडिया बना, अवध कमर्शियल बैंक बना, बाद में ये भी फेल कर गए, लेकिन मतलब कुल मिलाकर के इन्होंने शुरुआत जरूर दे दी कि हाँ बैंकिंग है हमारे देश में। और ये बात हम 1770 की कर रहे हैं फ्रेंड्स, ओके। फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ द बैंक ऑफ कलकत्ता वाज इस्टेब्लिश इन कलकत्ता ऑन जून 1806, जिसकी पूंजी थी 50 लाख रुपए की, और बाद में इसको नाम बदल करके बैंक ऑफ बंगाल कर दिया 1809 में। तो पहला प्रेसिडेंसी बैंक आता है, प्रेसिडेंसी बैंक पहला आता है जिसका नाम था पहले बैंक ऑफ कोलकाता, बाद में इसको बदल करके बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया 1809 में, ठीक है। उसके बाद में बैंक ऑफ महाराष्ट्र आता है, ये सेकंड प्रेसिडेंसी बैंक था, 1843 में आता है। और उसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे आता है, ये भी 1843 में ही सेटअप कर लिया जाता है, ओके। ऑल दीज थ्री बैंक्स मर्ज टू फॉर्म द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन 1921। उसके बाद ये तीनों के तीनों जो बैंक थे ये तीनों मर्ज कर दिए गए और बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में, ओके। कौन कौन से तीन बैंक? बैंक ऑफ बंगाल 1809 वाला, उसके बाद में बैंक ऑफ मद्रास 1843 और बैंक ऑफ बॉम्बे 1843। ये तीनों बैंक मर्ज किए गए और उनकी जगह पर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बन करके आता है। उसके बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ही बाद में कन्वर्ट किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में 1 जुलाई 1955 को, और ये कंट्री का पहला जो है पब्लिक सेक्टर बैंक था, कंट्रीज फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक में इसे कन्वर्ट किया गया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहीं से निकल करके आता है, ओके। ड्यूरिंग द लेट 19th century and early 20th century, as fallout of the Swadeshi movement, a number of ethnic Indian banks were established. स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी अपनाव की भावना के साथ में 19वीं शताब्दी के लास्ट में 20वीं शताब्दी के शुरुआत में बातचीत चलती रही, तो उसी के तहत जो है बहुत सारे इंडियन बैंक्स इस्टेब्लिश करे गए। इसमें पंजाब नेशनल बैंक भी हमारा उसी के तहत ही आता है 1874 में। बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सब स्वदेशी मूवमेंट के दौरान के ही निकल करके आते। कोऑपरेटिव मूवमेंट कैसे शुरू हुई? कोऑपरेटिव मूवमेंट वाज पॉइंटेड बाय श्री विट्ठल एल काउथेकर द्वारा, मतलब विट्ठल एल काउथेकर ने कोऑपरेटिव मूवमेंट को बढ़ावा दिया। कोऑपरेटिव बैंकों की शुरुआत इन्होंने ही करी थी। इंडियन कोऑपरेटिव बैंकिंग मूवमेंट जो है उसको फ्लिप मिला जब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1904 में पास किया गया। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट लाया गया जिससे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जा सकती थी, और उसी के साथ इंडियन कोऑपरेटिव बैंकिंग जो है काफ़ी फलने फूलने लगी यहाँ पर। द सेटिंग अप ऑफ सेंट्रल बैंक नेमली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज रिकमेंडेड बाय हिल्टन यंग कमीशन इन 1935, और हिल्टन यंग कमीशन ने 1935 में रिकमेंड किया, उसी के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी गई। नेशनलाइजेशन विद इन द इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री, नेशनलाइजेशन की अगर हम बात करें तो 4 बार नेशनलाइजेशन की बात होती है। पहला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन 1949 में होता है, ये बना था 1935 में, है ना। आरबीआई 1935 में बना था और 1949 में अभी देखा ना हिल्टन कमीशन की रिकमेंडेशन बना था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन 1949 में। फिर एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 बनता है, वही जो 3 बैंक थे उनको मर्ज करके 1955 में। पहला पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में बनता है, ये पहला पब्लिक सेक्टर था, यहाँ नेशनलाइजेशन हो चुका था। फिर उसके बाद में 14 बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया जिनका डिपॉजिट 50 करोड़ से एबव था। ये काम जुलाई 1969 में किया गया। और फिर 6 प्राइवेट बैंकों का जिनका डिपॉजिट 200 करोड़ से ऊपर था उनको अप्रैल 1980 में फिर से नेशनलाइज किया गया, ठीक है। तो 14 और 6 20 और 1 एसबीआई 21 बैंक कुल मिलाकर हमारे ये धीरे धीरे करके इस्टेब्लिश हो जाते हैं। RBI also launched the lead bank scheme in December 1969 to mobilize the deposit and to step up lending of weaker section of the economy. RBI ने 1969 में ही लीड बैंक स्कीम लाई। लीड बैंक स्कीम का ये था कि हर जिले में जिस बैंक की सबसे ज़्यादा ब्रांचेस हैं उसको लीड बैंक बना दिया इन्होंने, और उसी को पूरी जिम्मेदारी दे दी कि इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में क्या होना है, बैंकिंग से रिलेटेड क्या नहीं होना है, उसका डिसीजन लीड बैंक लेने लगा। इन 1974 1974 आते आते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया आरआरबी एक्ट 1974 पास किया गवर्नमेंट ने। कब? 1974 में आरआरबी एक्ट 1974 पास किया, which led to establishment of
रीजनल रूरल बैंक्स which while working on the model of public sector banks catered exclusively the rural clientele। मतलब आरआरबी इस्टेब्लिश कर दिए जाते हैं और आरआरबी बिल्कुल पब्लिक सेक्टर बैंकों की तर्ज पर ही काम करते थे, लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्रों के कस्टमर के लिए विशेष तौर पर बनाए गए थे। इन द आफ्टरमैथ ऑफ लिबरलाइजेशन एंड रिकमेंडेशन ऑफ द नरसिम्हन कमेटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म 1991, यानी कि जब हमारा 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन एलपीजी रिफॉर्म्स हुए और नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशंस भी आ जाती है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म को लेकर के, तो उसी के तहत जो है जो हमारा बैंकिंग सेक्टर था उसको ओपन किया गया प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक के सेटअप के लिए फिर से ओपन किया गया था। और इसी के तहत जो है जून 1994 में आईसीआई बैंक लिमिटेड, अगस्त 1994 में एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, फिर कोटक बैंक लिमिटेड 2003 में और यस बैंक 2004 में इस्टेब्लिश किए गए। ठीक है, तो ये कुछ प्राइवेट बैंक थे जो इस्टेब्लिश हुए। इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन जो कि प्रभावित करते हैं बैंकों को प्रभावित करने वाले लेजिस्लेशन, उसमें आरबीआई एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी बैंक एक्ट 1959। बाद में स्टेट बैंक के जो सब्सिडरी थे उनको मर्ज भी कर दिया गया था, लेकिन ये उस समय एक्ट आया हुआ था जिसके तहत सब्सिडरी इस्टेब्लिश करी गई। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन 1961, डीआईसीजीसी वाला जो कॉन्सेप्ट नहीं होता है 5 लाख रुपए तक का कस्टमर का इंश्योरेंस जो देते हैं वो यही है डीआईसीजीसी। इसके अलावा बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 और बाद में ये 1980 में भी आया। और फिर ये देखिए स्टेट बैंक रिपील एंड अमेंडमेंट एक्ट 2018। ठीक है, देखिए ये जो हमारा मैंने बताया नहीं पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट तो था ही 1955, उसके बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सब्सिडरी बैंक एक्ट 1959 में, जिसके तहत 7 जो है सब्सिडरी इनकी स्थापित करी गई और बाद में फिर उन्हीं को रिपील करने के लिए 2018 में एक्ट लाया गया और सारे के सारे 7 बैंक को, इवन महिला बैंक जो था उसको भी जो है मर्ज करके एसबीआई में शामिल कर दिया गया इस एक्ट के तहत। ठीक है, अब यहाँ से बात करेंगे फ्रेंड टाइप्स ऑफ बैंक्स की। तो टाइप्स ऑफ बैंक में पहले हम देखते हैं बैंक 2 तरीके के होते हैं फ्रेंड्स, शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक। बैंक बेसिकली 2 तरीके होते हैं, शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक। ठीक है, तो पहले शेड्यूल्ड बैंक देखते हैं। शेड्यूल्ड बैंक भी 6 तरीके के होते हैं, इन्हीं के बारे में हमें चर्चा करनी है। शेड्यूल्ड बैंक 6 तरीके, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट, फॉरेन, लोकल एरिया, आरआरबी और डिफरेंशिएटेड बैंक। ओके, तो शेड्यूल्ड बैंक किसे कहते हैं फ्रेंड्स? शेड्यूल्ड बैंक आर दोज इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। देखिए आरबीआई एक्ट में कुल मिलाकर के 5 चैप्टर या 5 पार्ट हैं और 2 जो है शेड्यूल हैं। तो दूसरा जो शेड्यूल है आरबीआई एक्ट का सेकंड शेड्यूल जो है, पीछे जो परसिस्ट टाइप का नहीं लगाया जाता, उसी में जिन जिन बैंकों के नाम लिखे हुए हैं उनको शेड्यूल बैंक कहा जाता है। जिस बैंक का नाम सेकंड शेड्यूल वाली लिस्ट में, ठीक है, एक लिस्ट है, A4 पेपर पर लिस्ट लिखी हुई है, उसमें नाम जिनके जिनके दर्ज हो गए वो शेड्यूल बैंक है, जिनके नहीं दर्ज हुए नॉन शेड्यूल बैंक हो गए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो सेकंड शेड्यूल में जिनका नाम शामिल है आरबीआई एक्ट 1934 के, उन्हें शेड्यूल बैंक कहते हैं। इन टर्म्स ऑफ आरबीआई एक्ट द बैंक्स पेड अप कैपिटल एंड रेज फंड मस्ट बी एटलीस्ट 5 लाख इन ऑर्डर टू क्वालिफाई एज शेड्यूल बैंक। मतलब जब आरबीआई एक्ट आया था उस समय ये कहा गया कि भाई बैंकों का पेड अप कैपिटल 5 लाख कम से कम होना चाहिए, तभी उन्हें शेड्यूल बैंक की कैटेगरी में रखा जा सकता है। दे आर एलिजिबल टू बारो फ्रॉम आरबीआई एट बैंक रेट एंड ऑब्टेन मेंबरशिप इन क्लियरिंग हाउस। जो भी आरबीआई मतलब आपके शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, ये सब बैंकों से उधार, आरबीआई से उधार ले सकते हैं और क्लियरिंग हाउस के मेंबर भी हो सकते हैं। शेड्यूल्ड बैंक्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक। शेड्यूल्ड बैंकों को फर्दर 2 पार्ट में बांटा इन्होंने, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक। ठीक, अब जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं उनको 6 पार्ट में बांटा गया। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को 6 जो है कैटेगरी में क्लासीफाई गया, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, लोकल एरिया बैंक, आरआरबी और डिफरेंशिएटेड बैंक। डिफरेंशिएटेड बैंक में 2 हैं, पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये इतने टाइप के बैंक हैं, हमें सारे के बारे में डिस्कस करना है इस पर्टिकुलर लेक्चर में। आई बिलीव जो है हम आरआरबी तक शायद जाएंगे, उसका डिफरेंशिएटेड बैंक अगले लेक्चर में जाएगा। नॉन शेड्यूल्ड बैंक की अगर हम बात करें, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स आर दोज व्हिच आर नॉट लिस्टेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट की जो लिस्ट है, सेकंड शेड्यूल है, उस लिस्ट में जिनका नाम नहीं है उन्हें नॉन शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। मिनिमम कैपिटल कितनी होनी चाहिए नॉन शेड्यूल्ड बैंक की, इस बारे में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 11(1) बताता है।
जबकि शेड्यूल्ड बैंकों के पास कैपिटल कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन 42(6) बताता है। शेड्यूल्ड बैंकों की मिनिमम कैपिटल कितनी होनी चाहिए, इसकी चर्चा आरबीआई एक्ट सेक्शन 42(6) में की गई है। नॉन शेड्यूल्ड बैंकों के लिए मिनिमम कैपिटल कितनी होनी चाहिए, इसकी चर्चा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 11 में की गई है। अब नॉन शेड्यूल्ड बैंक जो होते हैं नॉट एलिजिबल होते हैं बारोइंग फ्रॉम आरबीआई, ये आरबीआई से उधार नहीं ले सकते हैं अपनी डे टू डे वर्किंग के लिए। दे कैन बारो फ्रॉम आरबीआई ओनली इन द इवेंट ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के केस में आप बारो कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे नॉर्मली बारोइंग अलाउ नहीं है। दे आर ऑल्सो नॉट एलिजिबल टू बिकम मेंबर्स ऑफ क्लियरिंग हाउसेस एंड एज सच देयर कस्टमर्स आर हिंडर्ड इन नॉट बीइंग एबल टू कलेक्ट प्रोसीड ऑफ देयर चेक। तो मतलब ये एलिजिबल नहीं होते हैं कि क्लियरिंग हाउस के मेंबर हो जाएं। अब भाई क्लियरिंग हाउस के मेंबर नहीं रहेंगे तो ऐसे में जो इनके कस्टमर के चेक हैं उनको क्लियरिंग में भी दिक्कत आती है। अब हमने देखा था 6 तरीके के बैंक हैं हमारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, 6 तरीके होते हैं। उसमें पहला है पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक कंप्राइजेज ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि कॉन्स्टिट्यूट किया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 के तहत, एंड प्रेजेंटली 11 नेशनलाइज बैंक जो कि कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर हैं बैंकिंग कंपनी एक्विजिशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 और 1980 के तहत। ठीक, एसबीआई हैज़ हैड 7 सब्सिडरी which were constituted under State Bank of India Subsidiary Act 1959. These banks were known later Associated Bank of SBI, but these were in phases merged with the SBI between 2008 से 2017। मतलब SBI के बारे में उन्होंने बताया कि भाई देखो SBI क्या था, 7 सब्सिडरी थी, उनको इस्टेब्लिश करने के लिए जो एक्ट था वो था ये वाला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी एक्ट 1949। बाद में इनको सब्सिडरी बैंक ना कह करके एसोसिएट बैंक कहा गया SBI का, और 2008 से लेकर 17 के बीच में इन 7 बैंकों को, 7 सब्सिडरी या एसोसिएट बैंक को SBI में मर्ज कर दिया गया। When the nationalization of bank during 1969 and 1980 took place, it resulted in formation of 27 nationalized bank। मतलब जब ये 1969 में 14 बैंकों का है ना, और उसके बाद में 1980 में जो है 6 बैंकों का, कुल मिला के 20 हो गए, एक SBI हो गया 21, 6 और बैंक थे, कुल मिलाकर के 27 नेशनलाइज बैंक वहाँ पर बन करके सामने आते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, 1993 में ही पंजाब नेशनल बैंक में न्यू बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज कर दिया जाता है। तो अगर देखा जाए सबसे पहला मर्जर जो हुआ था वो यही है, पंजाब नेशनल बैंक में बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर सबसे पहला मर्जर कह सकते हैं हम। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमारे पास 27 बैंक से घट करके अब 26 नेशनलाइज बैंक हो जाएंगे। भाई सीधी सी बात है, 27 थे, एक मर्ज हो गया तो 26 बचेंगे। फिर उसके बाद में इन द पीरियड, मतलब अभी इन द पीरियड बिटवीन 2017 से 20, हाउएवर देयर वर a spate of mergers whereby a number of smaller and weaker nationalized bank were acquired by large nationalized bank, leading to reduction of banks in the segment from 26 से 11। मतलब अभी बीच में बहुत सारे मर्जर हुए जिसकी वजह से अब 26 बैंकों से घट करके अब सिर्फ 11 बैंक बचे। आपको क्लियर हो रहा होगा कि 27 थे, 27 में से न्यू बैंक ऑफ इंडिया गया तो 26 बचे, और 26 को भी मर्ज करके आपस में अब सिर्फ 11 नेशनलाइज बैंक हमारे सामने बचते हैं। चीज़ें क्लियर रखिए। रीसेंट मर्जर कौन कौन से हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अभी एग्जाम में IIBF पूछ रहा है। तो भाई बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजय बैंक तीनों मर्ज होकर के बैंक ऑफ बड़ौदा बने। तो इसको याद रखें, चाहे ऐसे याद रखिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा में किस किस बैंक का मर्जर हुआ है, तो देना बैंक और विजय बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्जर हुआ है, मर्डर कह रहा हूँ। PNB में OBC, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये 2 बैंकों का मर्जर किया गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कोऑपरेशन बैंक को मर्ज कर दिया गया। केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक को, और इलाहाबाद बैंक में इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया गया। तो याद रखें ये चार्ट फ्रेंड्स जो है एग्जाम में आजकल क्वेश्चन घुमा टहला के पूछ लेते हैं। अब आते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर बैंक व्हिच आर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 एंड ऑपरेटेड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक वो होते हैं जो कंपनीज एक्ट 1956 के तहत बने हैं और उनको ऑपरेट किया जाता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। प्रेजेंटली 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं कंट्री में, जिनमें से 12 पुराने वाले हैं और 9 जो है नए प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं। 12 पुराने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं और 9 नए पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। सवाल ये है पुराना और नया कैसे डिसाइड हो रहा है, तो भाई
ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर दोज वर सेटअप प्रायर टू नेशनलाइजेशन, यानी कि 1969 में नेशनलाइजेशन होने से पहले, 1969 में 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन होने से पहले जो बैंक थे प्राइवेट सेक्टर के, उनको ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक कहा गया, और इसके बाद जो भी नए सेटअप हुए हैं उनको फ्रेंड्स न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक का नाम दिया गया है। ठीक है। Pursuant to the guideline issued in January 1993, the old private sector bank having net worth of less than 50 करोड़ were advised to attain the level of 50 करोड़ बाई मार्च 31/2001 एंड प्रिपेयर एक्शन प्लान की 100 करोड़ तक करना है। मतलब इन्होंने कहा कि 1993 में सरकार ने कहा कि कोशिश करो कि 50 करोड़ का नेटवर्थ अपनी करो प्राइवेट सेक्टर बैंकों को, और फिर ये 31 मार्च 2001 तक करना था, और फिर 100 करोड़ रुपए तक पहुंचने की कोशिश करनी थी। अभी तो हालात बहुत बदल चुके हैं। अब तो मिनिमम कैपिटल अगर आपको चाहिए प्राइवेट सेक्टर बैंक बनने के लिए तो वो कम से कम 500 करोड़ रुपए है मौके पर, क्योंकि देश बड़ा हुआ, बैंक बड़े हुए, हर चीज़ बड़ी हुई, तो अब मिनिमम कैपिटल कितनी है प्राइवेट सेक्टर बैंक इस्टेब्लिश करने के लिए आपको मिनिमम कितनी कैपिटल चाहिए? 500 करोड़ रुपए की चाहिए होगी। बात करते हैं अगला फॉरेन बैंक की। फॉरेन बैंक दैट इज बैंक व्हिच आर इस्टेब्लिश्ड एंड हेडक्वार्टर्ड इन कंट्रीज अदर देन इंडिया। ऐसे बैंक जो इस्टेब्लिश हुए हैं और हेडक्वार्टर जिनका इंडिया के बाहर है, वर इस्टेब्लिश इन ऑर्डर टू सपोर्ट द एक्टिविटीज ऑफ द कॉलोनियल पावर दैट रूल्ड इंडिया प्रायर टू इंडिपेंडेंस। और इनको इस्टेब्लिश किया गया था ताकि जो हमारे ऊपर अंग्रेज शासन कर रहे हैं उनको शासन करने में तकलीफ ना हो, उनको मदद मिले, उसी के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था। एग्जाम्पल में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिटी बैंक, ग्रीनले बैंक, ANZ बैंक जैसे कहते हैं, बैंक्यू नेशनल दे पेरिस, परिबीस, PNB परिबास, BNP परिबास, ये सारे बैंक हैं इनके एग्जाम्पल। दीज बैंक्स फोकस्ड ऑलमोस्ट एंटायरली ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस एंड वर देयरफॉर कॉमनली रेफर्ड एज एक्सचेंज बैंक्स। तो ये जो बैंक थे इनका काम था विदेशी ट्रेड को, विदेशी एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, इन्हीं कामों को देखना, इसीलिए इनको एक्सचेंज बैंक कहा गया। मतलब इनका जो मेजर फोकस है, चूँकि विदेशी बैंक हैं तो ये काम भी विदेशों वाला ही करना पसंद करते थे। इनफैक्ट द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिडई है फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वाज ओरिजिनली एन एसोसिएशन ऑफ फॉरेन बैंक्स ओनली। मतलब हमारे देश में जो फॉरेन एक्सचेंज का पूरा सिस्टम देखता है, फिडई की गाइडलाइन चलती हैं, वो जो एसोसिएशन था वो विदेशी बैंकों द्वारा ही इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है। फॉरेन बैंक्स हैव 3 कॉमन मोड व्हिच दे कैन ऑपरेट ओवरसीज, दीज आर बाय वे ऑफ ब्रांचेस, सब्सिडरी एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। फॉरेन बैंक हमारे देश में यदि काम करना चाहते हैं 3 तरीके हैं, अपनी ब्रांचेज खोल लें, अपनी सब्सिडरी स्थापित कर लें, या अपने रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेस खोल लें। ये 3 तरीक़ों से ये ऑपरेट कर सकते हैं। LAB लोकल एरिया बैंक, लोकल एरिया बैंक की बात करेंगे। लोकल एरिया बैंक्स वर सेटअप एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम अनाउंस्ड इन अगस्त 1996। अगस्त 1996 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम आई, उसी के तहत लोकल एरिया बैंक बनाए गए। The objective of establishing the local area bank was to enable to mobilization of rural saving by local institution and making them available for investment in local area। उद्देश्य क्या था कि लोकल एरिया में जो पैसा है उसको इकट्ठा किया जाए और उसको जनता को बांटा जाए ब्याज पर, ताकि लोकल एरिया का विकास हो सके। ठीक है। Thus the overall idea was to bridge the gap in credit availability in the rural and semi-urban areas, thereby strengthening the institutional credit mechanism in such areas। मतलब उद्देश्य यही था कि भाई जो लोन की अवेलेबिलिटी नहीं है अगर, तो ग्रामीण क्षेत्रों में, सेमी अर्बन क्षेत्रों में जो है, जो गैप है लोन की अवेलेबिलिटी का जो गैप है, उसको पूरा करने के उद्देश्य से इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ईच लोकल एरिया बैंक इज रजिस्टर्ड एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट, हाउएवर दे आर लाइसेंस्ड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो ये लोकल एरिया बैंक को रजिस्टर्ड किया जाता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर, और इनको लाइसेंसिंग जो दी जाती है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत दी जाती है। लोकल एरिया बैंक जो है नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं, यानी इनका नाम जो है RBI की 2nd शेड्यूल में नहीं मेंशन रहता है। मिनिमम स्टार्टअप कैपिटल LAB का कितना फिक्स किया गया है? 5 करोड़ रुपए। एंड द प्रोमोटर्स वर डायरेक्टेड टू ब्रिंग इंटायर मिनिमम शेयर कैपिटल अपफ्रंट। तो मिनिमम जो इनका स्टार्टअप कैपिटल है वो 5 करोड़ रुपए फिक्स किया गया। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है फ्रेंड्स, ओके, ध्यान रखिएगा। लोकल एरिया बैंक के लिए मिनिमम स्टार्टअप कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 5 करोड़ रुपए होनी चाहिए, और सारा का सारा पैसा प्रमोटर यानी मालिक को खुद लाना पड़ेगा। द प्रमोटर्स कुड बी इंडिविजुअल, फर्म आर सोसाइटीज। द फैमिली ऑफ इंडिविजुअल प्रमोटर वाज नॉट अलाउड टू कीप more than 40% of equity capital of the bank.
द एनआरआई प्रमोटर्स कुड नॉट एक्सीड मोर देन 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रमोटर्स। यहाँ पर भी कुछ गाइडलाइन लाई गई कि भाई जो प्रमोटर हैं वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई फर्म हो सकती है, कोई सोसाइटी हो सकती है, किसी में मनाही नहीं है। इंडिविजुअल प्रमोटर की अगर कोई परिवार है तो उसके पास में बैंक की हिस्सेदारी ज़्यादा से ज़्यादा 40% हो सकती है। पूरा परिवार मिलकर के ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे रिलायंस वाले चाहते हैं घर भर मिलकर के, तो एक बैंक का ज़्यादा से ज़्यादा 40% अपने पास होल्ड कर सकते हैं, लोकल एरिया बैंक का। और अगर एनआरआई हैं प्रमोटर के तौर पर, पैसा लगाने वाले एनआरआई लोग शामिल हैं, तो जितने भी लोग हैं प्रमोटर में उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20% जो है एनआरआई प्रमोटर हो सकते हैं। यानी अगर 100 मान लो 10 लोग मिलकर के एक लोकल एरिया बैंक खोल रहे हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 एनआरआई हो सकते हैं, 20% एनआरआई हो सकते हैं, बाकी देश के ही लोग होने चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस हैं फ्रेंड्स। ओके, अब आ जाती है फ्रेंड्स बात आरआरबी पर, रीजनल रूरल बैंक। आरआरबी वाज एस्टेब्लिश इन ईयर 1975 बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नरसिम्हन कमेटी। तो आरआरबी को इस्टेब्लिश किया गया 1975 में नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर। द रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 प्रोवाइड्स फॉर इनकॉर्पोरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ आरआरबी विथ अ व्यू टू डेवलपिंग द रूरल इकोनॉमी बाई प्रोवाइडिंग क्रेडिट फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन द रूरल एरिया, क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटी पर्टिकुलरली टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबर, आर्टिशियन एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर एंड इंडिविजुअल। तो आरआरबी एक्ट 1976 जो आया था वो क्या कहता है कि आरआरबी इस्टेब्लिश किए जाएंगे, आरआरबी इस्टेब्लिश करे जाएंगे जिनका उद्देश्य होगा रूरल इकोनॉमी को डेवलप करना, ग्रामीण क्षेत्र की इकोनॉमी को डेवलप करना। कैसे डेवलप करेंगे भाई? लोन प्रोवाइड करेंगे किसको? एग्रीकल्चर के लिए, ट्रेड के लिए, कॉमर्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए। यहाँ पर क्रेडिट फैसिलिटी देंगे, लोन की सुविधाएं देंगे किसको? कमज़ोर किसानों को, जो लेबर हैं एग्रीकल्चर फील्ड के उनको, छोटे मोटे जो कलाकार हैं, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, इन सबको लोन प्रोवाइड करके ये सारा काम किया जाएगा। एन आरआरबी कैन ओपन इट्स ब्रांचेज एंड ऑपरेट ओनली इन ज्यूरिडिक्शन ऑफ सच डिस्ट्रिक्ट स्टेट विच हैव बीन notified by central government. It also keeps its head office in its operational area only. मतलब कहने का कि भाई जो आरआरबी हैं अपनी ब्रांचेज खोल सकते हैं, लेकिन जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ करे उन्हीं एरिया में ही खोले जा सकते हैं। और इनको अपना हेड ऑफिस जो रखना चाहिए वो जहाँ पर ज़्यादातर ब्रांचेज हैं, ऑपरेशनल एरिया है, वहीं पर भी हेड ऑफिस रखना ज़्यादा अच्छा रहता है। आरआरबी नीड अ स्पॉन्सर बैंक फॉर इट्स इस्टेब्लिशमेंट। कोई भी आरआरबी इस्टेब्लिश होने के लिए एक स्पॉन्सर चाहती है, यानी कोई बैंक हो जो उसको स्पॉन्सर करे। जैसे पीएनबी स्पॉन्सर करे तो उसका ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा करे तो उसका ग्रामीण बैंक, केनरा बैंक करे तो उसका ग्रामीण बैंक। तो ये ऐसे बैंक को स्पॉन्सर बैंक कहते हैं। एनी पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक में स्पॉन्सर आरआरबी एज पर द परमिशन ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉन रिक्वेस्ट मेड फॉर द पर्पज। ठीक है, तो मतलब ये है कि कोई भी बैंक अगर पब्लिक सेक्टर का है या प्राइवेट सेक्टर का है वो आरआरबी का स्पॉन्सर बन सकता है, बशर्ते कि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। एज पर सेक्शन 5 ऑफ द आरआरबी एक्ट द अथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ आरआरबी शैल बी 2000 करोड़। तो ये 2015 के हिसाब से रीजनल रूरल बैंक एक्ट 2015 के तहत जो अथराइज्ड शेयर कैपिटल होनी चाहिए, अथराइज्ड शेयर कैपिटल जो है आरआरबी की कितनी होनी चाहिए? 2000 करोड़ रुपए होनी चाहिए। As per the act habit, out of the capital issued by the RRB, 50% will be held by central government, 15% by state government and 35% by sponsor bank। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, ध्यान रखें। 50% मालिक कौन रहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। 15% की हिस्सेदारी किसके पास रहती है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। और 35% की हिस्सेदारी किसके पास रहती है? ये रहती है उस स्पॉन्सर बैंक के पास जिसने, जो मेन है इनका स्पॉन्सरिंग बैंक है। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है फ्रेंड्स। ओके, तो इसको थोड़ा ध्यान ही रखिएगा। मतलब अगर कुछ ध्यान रखने वाला ज़्यादा है तो ये बात ज़्यादा ज़रूरी है अपने लिए ध्यान रखनी है। ठीक है, द अमेंडमेंट कैरीड आउट टू द एक्ट इन द रिसेंट पीरियड कंटेन्स द इनेबलिंग प्रोविजन फॉर रेजिंग शेयर कैपिटल फ्रॉम सोर्सेस अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर बैंक, प्रोवाइडेड द शेयर कैपिटल हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर बैंक टुगेदर कैन नॉट बी लेस देन 50%। देखिए क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक के अलावा भी चाहें तो पैसा रेज कर सकते हैं, और भी जगहों से पैसा रेज किया सकता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और प्लस स्पॉन्सर बैंक दोनों की हिस्सेदारी मिलाकर के कम से कम 51% रहनी ही चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का हमने देखा था 50% होता है, स्पॉन्सर बैंक का हमने देखा था 35% होता है। तो वैसे तो कितना 85% होता है, पर फिर भी यदि चाहो तो और जगहों से पैसे ले लो, लेकिन दोनों का मिलाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट और
आपका स्पॉन्सर बैंक का मिला करके 51% से नीचे हिस्सेदारी नहीं जानी चाहिए। बस यही इतनी बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। मतलब बस यहीं पर अपनी ये पूरी बात ख़त्म हो जाती है। और एक लेक्चर देखिए लगभग 30 मिनट के अराउंड में हमने इसमें लगा दिया है। एक और पार्ट करेंगे तो जा करके इसका शार्ट नोट निपटेगा। नॉर्मली 30 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाता है, पर चैप्टर बहुत बड़ा है, दैट्स व्हाई इट इज़ टेकिंग टाइम। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।